नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात के आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ी हैं जिनका नाम ओम केशव सिंह कीर्ति है, जो कि पटना बिहार के मोकामा गांव से हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और इन्होंने 6000 किलोमीटर गंगा पैदल यात्रा की और साथ में ये विकलांग हैं और महिला भी हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की। और अभी हम उनका वेलकम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में। जी, आप सभी का मेरा सप्रेम नमस्कार। जी, तो मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने 6000 किलोमीटर पैदल यात्रा, गंगा पैदल यात्रा की है। तो किस तरीके से आपने ये किया? ये जब मेरी पहली मुलाकात बछेंद्री पाल जी से टाटा में होने के बाद वो अपने ननिहाल नाकड़ी में ले गए थे, तो जब मैं ऋषिकेश प्रवेश कर रही थी तो वहाँ मैं गंगा की जो गंदगी देखी थी, उसी समय मेरे मन में हुआ था कि गंगा की लंबाई चौड़ाई को मैं एक बार पैदल नापना चाहती हूँ, जी। ताकि उनकी वस्तु स्थिति को मैं गहरे हुँ। तरीके से देख सकूँ। अच्छा, तो आपने जैसे और भी जैसे माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की, तो उसके बारे में आप किस तरीके से आप इंस्पायर हुईं? माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से पहले मैं दुनिया की पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा जी पहले एक प्लेयर थी और मैं भी एक रग्बी फुटबॉलर थी। दोनों की जी। मुलाकात भी विशाखापट्टनम में हुई थी। जी। अचानक उनका अखबार में मैंने न्यूज़ देखा कि उनके पैर भी कट गए हैं और वो माउंट एवरेस्ट फतह कर लिए हैं। उसी जी। समय मुझे ये जुनून लगा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँ या ना चढ़ूँ, एक बार उसे देख तो ज़रूर लूँ। जी। तो आपके जो परिवार में हैं, तो कौन-कौन है, मतलब किस-किस ने आपको सहयोग किया और है कौन-कौन आपके घर में? मेरे परिवार में मेरे माता-पिता अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जी। बड़े भाई हैं, एक बहन भी मेरी एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गई हैं, एक बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। सहयोग में मेरी बहन मुझे माँ की तरह पाल रही हैं और मेरा सारा खर्चा भी वही उठा रही हैं, चाहे वो खेल जगत का हो, चाहे वो पर्वतारोहण जगत का हो, चाहे वो सोशल वर्क का हो। तो आपके सामने कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति को लेके कुछ न कहीं वो ये रहा है, जी, समस्या आई है? आर्थिक स्थिति मुझे कल भी था, आर्थिक स्थिति की कमजोरियाँ आज भी मैं झेल रही हूँ। तो आपको अभी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, सपोर्ट कहीं-कहीं मिलता है और जी। कहीं-कहीं नहीं भी मिलता है, लेकिन हम बहनों का या हम भाइयों का हौसला जो होता है, हुँ। वो मुझे कभी पीछे देखने में मजबूर नहीं करते हैं। अच्छा, आपको जो यूथ देख रहे हैं, आप उन यूथ को क्या-क्या, मतलब एक कहते हैं ना कि आपको देखकर वो इंस्पायर हो, तो क्या मैसेज देना मैं यूथ चाहेंगी? के लिए यही कहना चाहूँगी हुँ। कि खासकर उन लड़कियों के लिए चाहूँगी कि जो लड़कियाँ घर में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं और जी। उनके लिए दुनिया संसार एक घर बना हुआ है। हुँ। उसके आगे उनकी दुनिया कुछ नहीं दिखती। उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार घर से निकलो और देखो दुनिया क्या है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनकी मंजिल छत है, हमारी मंजिल आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। जी, जी, तो जी, आप बहुत खूब। निकलोगे, देखोगे, संघर्ष झेलोगे, दुनिया का रास्ता बहुत सुंदर और सुगम है। तो कीर्ति जी, ये बताइए कि आपके साथ जैसे कि आपके परिवार वाले, जैसे माता-पिता तो थे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता-पिता का ही सपोर्ट रहता है। जी। जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा माता-पिता ही खुश होते हैं, वही सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे परिवार में और किसने आपको सहयोग दिया? पहले मेरी बहन सपोर्ट की, हुँ। उसके बाद बछेंद्री पाल जी का सपोर्ट मिला, उसके बाद अभी जो मेरी माननीय वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, उनके ज़िले से बिलॉन्ग करती हैं। प्रथम उड़ीसा की एवरेस्टर अब वो स्वर्गवासी हो गई कल्पना दास जी। जी। 7 महाद्वीप लांघ चुकी प्रेमलता अग्रवाल जी, हुँ। इन लोग का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा अच्छा है। सब, तो अब जैसे जो विकलांग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि लोग तन से विकलांग नहीं होते हैं, लोग हुँ। मन से विकलांग होते हैं। तो इसका मतलब उन्हें हिम्मत रखनी चाहिए। वो ये ना सोचे कि हम विकलांग हैं तो हम कोई भी, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो या कोई भी काम या किसी भी मंजिल को हम हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हाँ। उनको हिम्मत रखनी कोई चाहिए। ऐसा क्षेत्र नहीं है हुँ। जो कि हम विकलांग नहीं कर सकते हैं या हम लड़कियां नहीं कर सकते जी। हैं, क्योंकि मुझे अपने घर के सिचुएशन में ये पाठ पढ़ाया जाता था कि जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। जी। ये चीज़ मुझे ऐसा साबित करने का मौका लगा कि नहीं, जो लड़के कर हुँ। सकते हैं वो हम लड़कियां भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप छोटे होगे तो एक कहते हैं ना, सबके मन में एक अंदर से ये इच्छा होती है कि हमें ये बनना है बड़े होके। तो आपने कभी सोचा था कि मुझे ये करना है? नहीं, मैं ये तो नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ये मन में लगा था कि मैं किसी नाम से नहीं जाना चाहूँ, मुझे व्यक्तिगत नाम मिलना चाहिए। अच्छा। तो इसीलिए आपने, मतलब इस मुकाम तक आप पहुँची। जी। अच्छा, तो आप जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में आई, तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर? क्या ब्रह्म कहना कुमारी चाहेंगी? में जब मैं आई हूँ तो मुझे
प्रथम गेट जब मैं प्रवेश की हूँ तो उस समय मुझे ये इतनी खुशी हुई कि यहाँ हम बहनों का जो स्थान रखा गया है वो सर्वोपरि है। जी। मैं पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी गई हूँ तो जितनी बहनों का सम्मान इस ब्रह्म कुमारी में मैं देख रही हूँ, जी। भाइयों का भी सम्मान है, लेकिन जहाँ तक हम बहनों को आगे बढ़ाने का जो दायित्व ब्रह्म कुमारी जी संस्था ने लिया है वो मुझे कहीं और नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ जी। जो शांति का माहौल है, यहाँ जो न्याय का माहौल है, यहाँ जो मार्मिक वातावरण लोग अपने को महसूस कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक मैसेज के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शक को यही देना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि उसको हम नहीं कर सकते हैं। हर काम संघर्ष झेलते हुए हम कर सकते हैं, उस मुकाम तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने इसका प्रयास किया था। तो आप जैसे यहाँ पर आए हैं, आप मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी कभी आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला पदार्पण है। अच्छा, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? जब मैं ब्रह्म कुमारी जी के प्रांगण में जब मैं पहला मेरा पदार्पण भी हुआ, तो मुझे ये लगा कि स्वर्ग जो है वो उतर के ब्रह्म कुमारी जी के आंगन में दस्तक दे रही हैं। तो आप यहाँ से क्या लेकर मैं जा लेके रही हैं? ही जा रही संदेश अपने गाँव में जाऊँगी, अपने प्लेयर के बीच में जाऊँगी, अपने माउंटेनियर के बीच में जाऊँगी कि ये जो ब्रह्म कुमारी का संस्थान है वहाँ आप आकर देखें, शांति क्या चीज़ होती है, सद्भावनाएँ क्या होती है, सहयोग क्या होता है, साथ में सम्मान कैसे दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल भी है और उसका थ्योरी उदाहरण यही मुझे देखने को मिला तो है। यानी आप अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर जाने वाली हैं और अपने जो गाँव हैं, वहाँ पर भी सबको ये सब बताने वाली हैं। और जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? दर्शक को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ आएँ और वो देखें कि महिलाओं का सम्मान क्या है, जीने का तरीका क्या है, शांति शब्द का जो प्रस्तुति है उसका मायने क्या है, वो सीखें, अपने परिवार को सिखाएँ, अपने समाज को सिखाएँ, अपने देश को सिखाएँ, पड़ोसी राष्ट्र में जाएँ, वहाँ भी यदि जाने का मौका लगे तो ये संदेश ज़रूर दें कि शांति क्या चीज़ होती है, वो ब्रह्म कुमारी के प्रांगण में जाकर लोग सीखें। तो आप ये बताइए कीर्ति जी कि आपके जो बचपन के दिन थे, वो कैसे मतलब गुज़रे थे? किस तरीके से आपने उन परिस्थितियों का सामना किया? मैडम, बचपन तो मैं क्या बता सकती हूँ, बचपन में हर बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत होती है। मैं उससे भी वंचित रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी बहन स्वर्गवासी हो गई है। तो हमारे घर में मुझे ये कहने को मिला, ये बच्चा कैसा पैदा लिया है। तो मैं चावल, अब तो प्रेशर कुकर में चावल बनती है ना, उस समय मिट्टी की हांडी में मेरे घर में अभी भी बनती है। तो वो चावल और साग का पानी मुझे दूध की जगह पे मेरी बहन ने देकर मुझे पाला है 6 दिन से, मात्र 6 दिन से। मैंने माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि माँ को ये प्रेशर में रखा गया था कि इस बच्चे को मार दिया जाए। और जब मैं बड़ा हुई तो मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पढ़ने से भी वंचित कर दिया गया। बाद में बहन बहुत स्ट्रगल करके ओपन यूनिवर्सिटी से मैं 10th और 12th की, फिर मैं भी स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ। तो बचपन तो यही मेरा बीता है। गेम शब्द मेरे गाँव में अभिशाप थे, वरदान नहीं थे। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, खेल जगत में जाना चाहिए, खेल होता क्या है। क्योंकि मेरा गाँव एक क्रिमिनल इलाका था, वहाँ लड़कियों के निकलने की पाबंदियाँ थी, वो खुल के लड़कियाँ कुछ नहीं करती थी। पापा ना रहने के बाद ये लोग सोचे कि ये खेल जगत में जाएँगे, परिवार चलाने का दायित्व दे दिए, तो मैं खेती भी की हूँ। अच्छा, तो आपने खेती भी की है? हाँ, मैं खेती भी की हूँ, चना की, मसूर की दल, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है वो दलहन का है। वहाँ मैं खेती करने के दरमियान मुझसे ज़मीन छीने गए। वो मैं अधिकार लेने के लिए मेरे ग्रैंडफ़ादर ने खुद गोली चलाई थी, जिसकी अभी उदाहरण मेरे हाथ में पड़े हुए हैं। क्योंकि परिवार चलाना था, इस गोली खाने के बावजूद फिर भी मैंने खेती किया। यही जुनून मुझे आगे बढ़ा दिया कि जब ये मैं झेल सकती हूँ, अपने अधिकार को माँग सकती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में अधिकार सबको पता था, फ़र्ज़ नहीं पता था। तो आपको जो सपोर्ट किया, तो आपकी बहन और किसने किया? दादाजी या दादी जी ने नहीं नहीं, सपोर्ट किया? दादी तो मेरी पहले ही स्वर्गवासी हो अच्छा, गई हैं। सिर्फ़ मेरी बहन का सपोर्ट रहा। बहन का। और भाई और माँ दबाव में थे, वो चाह कर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था कि बच्चे को सपोर्ट लाओगे, तो तुझे मैं संपत्ति से भी अधिकार छीन लूँगा और उसके बाद मर्डर भी कर देंगे। हमारे यहाँ मर्डर आम शब्द है, कल भी था और आज भी। तो आपके जैसे कहते हैं ना, लड़कियाँ जब आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। जैसे आस-पास के, आप गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, तो गाँव के लोग भी कहते होंगे कि ये एक लड़की हो के और बहुत ये ताना ऐसे। मिलता था, बहुत ताना मिलता था। रास्ते में जब मैं दौड़ने जाती थी, खेलने जाती थी, तो बहुत सारा ताना मुझे मिलता था। लेकिन मैंने कभी ताना का प्रभाव मेरे दिमाग में कभी नहीं अटैक किया है।
आज भी नहीं अटैक किया है। मेरे लिबास को लेकर बोला जाता है, मेरे गेम को लेकर बोला जाता है, लेकिन मैं कभी ये सोची नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बहुत हौसला दिया है। जी। तो यानी कि आपकी जो बहन है उन्होंने पूरा आपको सहयोग दिया और उन्हीं की वजह से आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं। जबकि और सब भी आपको इतने ताने वाने देते थे, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पीछे मैं मुड़ के कभी नहीं देखी हूँ जी। मैं 1650 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा भी की, उस दरमियान भी मुझे कठिनाइयाँ देखना पड़ा। 6500 किलोमीटर की पदयात्रा की, उस समय भी कठिनाइयाँ देखनी पड़ी। हरिद्वार से पटना तक मैं बोटिंग की थी बछेंद्री पाल की 40 टीम में। प्रधानमंत्री जी अपने आवास में बुला के सभी को टी शर्ट भी प्रदान किए थे। उस दरमियान मेरे कैमरा, मेरे सामान कानपुर में छीन लिए गए, लेकिन उसके दरमियान भी मैं अपनी बोटिंग को जारी रखा, छोड़ा नहीं। तो अभी जैसे आपने माउंटेनियर जैसे उस पर चढ़ाई की है, तो उसके लिए कहीं से कोई मतलब सपोर्ट करते हैं या फिर आपने सेल्फ ही अपना नहीं, सपोर्ट मेरी बछेंद्री पाल जी की, वह भी एक मेरी माँ के बराबर हैं। जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो रतन जी टाटा से 50% प्रोवाइड करवाती थी। जी। पहली बार जब मैं 2013 में अन्नपूर्णा सबमिट करने के लिए गई थी तो सारे पैसे मेरे बछेंद्री पाल जी ने ही प्रोवाइड किए। आज भी वो एक माँ की तरह मुझे पाल रही है। फ़ोन करना, पूछना क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो। फिर 7 महाद्वीप लांघ चुकी हैं प्रेमलता अग्रवाल जी, वो भी एक स्वर्गीय हो चुकी मयूरभंज की थी जी, प्रथम उड़ीसा की एवरेस्टर हैं, वो स्वर्गवासी हो गई। वो भी प्रत्येक सप्ताह मुझे बातें करती थी। तो इन लोगों का हौसला मुझे कभी पीछे झुकने नहीं दिया। मतलब बहुत सहयोग किया इन्होंने आपको। हाँ, बहुत आपकी जो कहानी है ना, इसको मतलब सुनकर एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग है, जो आपको जो भी यूथ देखेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं ना, उनको भी एक कहते हैं ना अंदर से कि हाँ वो भी कर सकते हैं। वो चीजें आप एक प्रेरणा मिल रही होगी आपको देख के। लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्या कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि क्या पैसे जिसके पास नहीं रहेंगे, हाई क्वालिटी का शिक्षा नहीं रह पाएगा, क्या वो विदेश नहीं जा पाएंगे, क्या वो अपने देश में कोई ऐसा नाम नहीं कर सकते हैं। तो हमने बिन पैसे से अपनी पहली चढ़ाई स्टार्ट की थी। अच्छा, तो आप सरकारी स्कूलों में पढ़ी हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में भी पढ़ी हूँ। ये और अच्छा प्लस पॉइंट है आपका, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ने भी गई, वहाँ से मुझे खींच के घर में बंद कर दिया गया था। हमारी भाषा में भूसा बोलते हैं, जो जानवर के चारा खिलाए जाते हैं। उस घर में मुझे 3 दिन बंद कर दिए गए थे, ताकि तुम अगले दिन खेलने नहीं निकलोगी। फिर क्या किया आप? मुझे मारपीट की जाती थी। मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता? पढ़ने भी नहीं और खेलने भी नहीं। तुम घर के चूल्हे चौके संभालो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं खेलूंगी भी और पढ़ाई भी जारी रखूंगी। आपकी जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी यहाँ आने के लिए भी मुझे रोका जा रहा था। अच्छा। यहाँ आने के लिए भी मुझे रोका जा रहा था। मैं सिर्फ 200 रुपये लेकर घर से चली हूँ और जनरल की टिकट करवाई और 200 रुपये पैकेट में रख के मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो क्योंकि मुझे शौक था कि ब्रह्म कुमारी जी का मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, आखिर है क्या। मैं थ्योरी देख रही थी, मैं प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो आज मुझे लगा कि स्वर्ग ऊपर में सुनते हैं, लेकिन जिंदा स्वर्ग देखने के लिए धरती पे तो यहाँ माउंट जो आपने सुना था वो वाकई में यहाँ पर हकीकत है, उससे भी ज्यादा हकीकत जी। जो स्वर्ग की कल्पना सब करते हैं कि जो स्वर्ग है वो पता नहीं कहाँ है, ऊपर है कहाँ है, लेकिन वो वाकई में यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि यदि मुझे ब्रह्म कुमारी जी की संस्था वाले फिर मौका यदि कभी देना चाहेंगे तो मैं फिर कभी आना चाहूंगी और अपनी बहन को लेके आना चाहूंगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब आपको इतना अच्छा लगा कि आप अपने साथ अपनी बहन को भी यहाँ लाना चाहते हैं। तो देखा, मतलब इनको इतना अच्छा लगा है जो हमारे साथ नई मेहमान है कीर्ति जी, कि ये खुद तो खुश हुई, इंस्पायर हुई यहाँ से ब्रह्मा कुमारीज में आकर, और ये अपनी बहन को भी लाना चाह रही हैं, और जो इनको दर्शक देख रहे हैं ये उनको भी यही कहना चाह रही हैं कि आप एक बार यहाँ आइए और देखिए, वाकई में जो स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं वो स्वर्ग सच में यहाँ है माउंट आबू में। तो आप जैसे अपनी बहन को यहाँ लाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब आपको लगा जो आप ये चाह रही हो कि आपकी बहन भी यहाँ पर आए? इसलिए वो लाना यहाँ चाहते हैं कि यहाँ एक सिर्फ संस्था जो है वो शांति शब्द ही नहीं चला रही है, साथ में वो धर्म को भी लेके चल रही है। बहुत सारी संस्था को मैंने देखा है जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपना व्यवसाय से मतलब होता है। लेकिन मैं यहाँ जो देख रही हूँ कि धर्म भी स्थापित है और शांति भी स्थापित है और लड़कियों का फ्यूचर भी स्थापित है। यदि वो बेरोजगार है तो यहाँ स्वरोजगार भी बनाया जा रहा है जी। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि उसे रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, उसके हौसले बुलंद किए जा रहे हैं।
हमारे धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये हर जगह नहीं मिलती है। ये चीज़ मैं बहन को दिखाना चाहती हूँ कि ये दुनिया क्या है। एक तरह से ये ब्रह्म कुमारी जी की संस्था में ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक बार इस ब्रह्मांड को, जैसे बड़े 84 कोस परिक्रमा हम करने जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मांड दिखाई जाती है जी। वो साक्षात मुझे यहाँ दिखने को मिल रहा है। और मतलब आप अपनी बहन को बुलाकर ये दिखाना चाहती हैं कि यहाँ पे देखिए, जहाँ एक तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है इस बाहरी दुनिया में, हाँ, भगवान है की ना, तरह यहाँ पूजे और जाते हैं यहाँ महिलाओं को। महिलाओं, ये जो संस्था है ये महिलाओं से ही चल रही है, बहनों से ही, दादियों से ही चल रही है। तो आप वही चीज अपनी बहन को दिखाना चाह रही हैं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता है और बहनें देखिए कितना आगे हैं, कितना तरक्की कर रही हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में बहनों को एक प्रथम स्थान दिया गया है और जो अभी जो लोग हैं उनकी अभी तक सोच वही है कि नई महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे यहाँ पर जो किया गया बहनों के साथ, जैसे बहनों को इतना प्रथम स्थान दिया जा रहा है, तो उस पे आपकी क्या हमारे नज़र? भारतवर्ष में 50% महिलाओं को चूल्हा चौका से जोड़ा जाता है। कल भी जोड़ा गया था, आज भी जोड़ा गया है। शायद आगे भी कुछ मेरे पुरुष प्रधान देश के लोग हैं, उनकी मानसिकता यही है कि महिलाएं चूल्हे चौके से संबंधित है। लेकिन ब्रह्म कुमारी जी ने ये साबित करके दिखाया है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। वो पूरे दुनिया में वो संदेश दे सकती हैं कि महिलाओं का लाइफ एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, जिस किंचित मानसिकता में हम जी रहे हैं, जिस किंचित मानसिकता में हम पले हैं, उस किंचित मानसिकता से निकलने के बाद ब्रह्मांड में महिलाएं हर क्षेत्र में एक वरदान है। ये चीज मुझे ब्रह्म कुमारी जी की प्रांगण में देखने के लिए मिला है। अभी जहाँ पर ये अभी सोच बनी हुई है, जो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर बन सकती हैं, लेकिन उनके घर वाले कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं कि ये इस तरीके से रहती हैं, ऐसे रहती हैं, ये नहीं गेम्स खेल पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, उनको नहीं निकलने दिया जाता है। तो आपकी नज़र में उनके लिए एक क्या मैसेज होना चाहिए कि उन लड़कियों को मतलब किस तरीके से फ्रीडम मिलना चाहिए या उनको वो स्थान मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन लड़कियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ और संदेश जाकर गांव में मैं बहुत सारी लड़कियों को मैं खेल जगत में लाई भी हूँ। जैसे पहाड़ी इलाकों में मैं देखती हूँ कि वहाँ लड़कियों को खेलने की इच्छा होती है लेकिन वो खेल नहीं पाती है। तो उनको जिस संस्थान में खेलने की आगे बढ़ाने का दायित्व लोग लेते हैं उनसे मैं मिलवाती हूँ, उनसे मैं जाती हूँ, मिलती हूँ। लेकिन मुझे एक ये नया संस्था मिली है जहाँ की महिलाओं को खुला जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये संदेश मैं अपनी महिलाओं को जाकर दूंगी और भरपूर कोशिश करूंगी कि एक बार आप आकर, यदि माउंट आबू आना चाहती हैं तो माउंट आबू आकर देखें, नहीं तो अपने क्षेत्र में जो इनकी संस्थान है वहां जाकर देखें कि महिलाओं का अधिकार क्या है। वो अधिकार को अधिकार समझें के साथ साथ फर्ज भी माने और देखें दुनिया है क्या। उनके परिवारीजन को, जो कि जैसे ज्यादातर घर में जो उनके पिताजी हैं, माताजी तो बेचारी चुप ही रहती हैं, वो तो कुछ नहीं बोल पाती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं कि उनके जो पिता हैं या भाई हैं वो उन्हें नहीं निकलने देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है आपके लिए, आप लड़की हो, कहाँ जाओगी? तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? उनके लिए पहला मेरा संदेश ये रहेगा कि ये मैं पुरुष प्रधान देश में जी रही हूँ। हम महिलाओं जो हैं वो पुरुष वर्ग में जो भी हैं, पिता है, भाई हैं, उनका मैं सम्मान हूँ। जी। लड़की हम कहीं भी जाएं, हम चांद पे भी सुनीता विलियम्स की साथ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलें कि मैं किसी की मर्यादा हूँ। फ्लाइट उड़ाना, चांद पे जाना मेरा हौसला है, लेकिन मर्यादा खोना मेरा हौसला नहीं है। तो मैं हर लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया देखो, पूरे दुनिया को समझो, पूरे दुनिया को समझने के लिए आप हर कठिनाई से जूझने के लिए अपने बॉडी को और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन अपनी मर्यादा को खोने के लिए नहीं। अच्छा, एक मेरा जो प्रश्न है ये है कि जो परिवारीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी देखकर थोड़ा चिंतित रहते हैं। जैसे आजकल के जो सिनारियो चल रहा है, जो लड़कियां या लड़के जो करते हैं मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हैं, भाग की शादी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये भी चिंताजनक रहता है। इसलिए वो सोचते हैं घर में ही रहें ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। तो आप उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के यानी कि जो यूथ है, उनके लिए क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? यूथ के लिए ये कहना चाहूँगी कि कोई भी यूथ, खासकर मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि कोई लड़कियाँ 10 काम अच्छे करते हैं
तो सिर्फ 2 लड़कियों का भविष्य बनता है, और कोई भी लड़कियां एक काम गलत करते हैं तो 10,000 लड़कियों का फ्यूचर बिगाड़ते हैं। अब मैं जी। उन युवाओं पे ये छोड़ना चाहती हूँ प्रश्न कि वो युवाओं किस उद्देश्य का पालन करना चाहते हैं। 10,000 युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं जी। या 10,000 का भविष्य खतरे में डालना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पहली प्रधानता है हमें मर्यादा में रहना है। हमारा संस्कार यही सिखाता है, सनातन में जीने वाले हैं, कि मर्यादा हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है हम अपने अधिकार और फर्ज को समझें। हमारा अधिकार क्या है, क्योंकि हमारे समाज में हम महिलाओं को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। उस अधिकार को समझें, उस फर्ज को समझें। तो कठिनाइयाँ आएगी, अनेकों तरह की आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों को ये हौसला बनाएं कि कठिनाइयाँ भी एक दिन शर्मिंदित हो जाए कि इसे मैंने बहुत कष्ट दिया है, अब इसे कष्ट देना मैं छोड़ दूं। जी, वैसे मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर दिए जा रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि आपकी जो कहानी सुनकर, और हम क्या, जो आपको दर्शक भी देख रहे हैं ना, वो भी इंस्पायर हो रहे हैं। और लेकिन क्या करें, समय बहुत कम है। अब समय हमें इशारा कर रहा है कि अब हमें इस एपिसोड को यहीं खत्म करना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और आप यहाँ आए, उसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, नमस्कार। हमें भी बहुत अच्छा लगा, एक मुलाकात में ब्रह्म कुमारी जी के प्रोग्राम में आने का मौका मुझे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जी। मौका देने वालों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। जी, ओम शांति। ओम शांति। तो आपने देखा, आप भी हमारे साथ जो नई मेहमान जुड़ी थी कीर्ति जी, उन्होंने किस तरीके से अपने बारे में बताया, कितना स्ट्रगल झेला, और उन्होंने सभी के लिए एक मैसेज भी दिया, जितने भी यूथ हैं और जो भी परिवारजन है, उन सबको एक मैसेज दिया कि वाकई में जो महिलाओं का जो स्थान है, वो स्थान उन्हें मिलना चाहिए। और उन लड़कियों को भी, उन बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि वो अपने माता पिता का कहना माने, उनके जो वो चाहते हैं जिस तरीके से उन्हें रखना चलना, तो उन्हें वो काम करना चाहिए, ताकि आगे उनके सामने किसी भी तरीके की कोई समस्याएं नहीं आए। और आप देख सकते हो, उन्होंने अपनी जो पूरी स्टोरी बताई कि कैसे-कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, कितना सबको फेस किया, चाहे वो अड़ोसी-पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सबको फेस किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ती चली गई, और वो आज देखो किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, जबकि वो विकलांग भी थी। तो सभी को उनको देखकर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वाकई में जब वो कर सकती हैं, तो क्या आप सभी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपको मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ।